अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में फ़तह के बाद जो एक सियासी मंजरनामा पंजाब में बदलता हुआ हम देख रहे थे, या अभी भी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात काफ लीग जो है उसको बरतरी हासिल है, वाज़ेह बरतरी हासिल है। उसके बावजूद इस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ना सिर्फ विफाक को बचाएंगे बल्कि पंजाब में हुकूमत बचाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत के पास? क्योंकि वाज़ेह बरतरी 188 का नंबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातों को हासिल है। 180 MPAs जो हैं वो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनके पास मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद किस तरह से ये किया जाएगा, किस तरह से ये ज़्यादा नंबर, हालांकि हमने सुना भी वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं कि 5 अगर लोग गायब हो जाएं PTI के तो उससे ये जो हुकूमत है ये नहीं बना पाएंगे और हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। अब वो कौन लोग हो सकते हैं जो उस दिन गायब हो जाएं? 22 जुलाई को अब अगला इजलास होना है और क्या अपनी सीटें जो हैं वो उनको छोड़ने के लिए तैयार होंगे, ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हों? रीज़न कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे जी। और हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है, किस तरह से, कह तो रहे हैं कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे लेकिन किस तरह से वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, दूसरी आज की हमारी बात ये होगी। उसके बाद जी फ़ॉरेन फंडिंग का मामला एक मरतबा फिर से ज़ेर बहस है। इलेक्शन कमीशन से बार बार मुतालबा किया जा रहा है जो मुस्लिम लीग नून है या इत्तेहादी जमातें उनकी जानिब से कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है जल्द अज जल्द किया जाए। अब सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत को या मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को इतना यकीन कैसे है कि ये जो फैसला आएगा फ़ॉरेन फंडिंग का ये PTI के ख़िलाफ़ ही आएगा? हो सकता है उनके हक़ में भी ये फैसला आ सकता है। दूसरा ये कि उनकी अपनी जमातों की फ़ॉरेन फंडिंग या फंडिंग का मामला जो है वो भी इस वक्त ज़ेरे समात है, उसका फ़ैसला भी क्या उनको मालूम है, उसके लिए वो क्यों बात नहीं करते, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके असरात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। आज डॉलर 222 रुपये इंटर बैंक में ट्रेड करता रहा, बल्कि ये 225 को भी छुआ था लेकिन जो क्लोज़ हुआ है वो 222 पर हुआ है। जो स्टॉक मार्केट है 100 इंडेक्स मज़ीद नीचे गिरा है। हम तवक्को ये कर रहे थे कि शायद जो ये इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं ये थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इन इलेक्शंस के बाद ये इंस्टेबिलिटी जो है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। और IMF का मुआहिदा क्या खटाई में पड़ गया? क्या अगर ये हुकूमत जाती है या इस वक्त जो अदम इस्तेहकाम है उसके अंदर IMF तैयार होगा अगली किस्त देने के लिए? तीसरी आज हम ये बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नदीम कुरैशी साहब, सदीकुल फारूक साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो नदीम कुरैशी साहब, सर मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ज़िमनी इंतखाब जीत गए, 15 नशिस्तें हासिल कर लीं, उसके बावजूद उससे पहले भी और उसके बाद भी इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इनमें भी धांधली की गई और ये ठीक नहीं है, ये बाइस्ड हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको तब्दील होना चाहिए। जो वो बातें कर रहे हैं क्या उनके पास सबूत भी मौजूद हैं उनके? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैं तो ग्रास रूट लेवल पे खुद इन सारे इंतखाबात का हिस्सा रहा और मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और पाकिस्तान के हर उस शख्स को जिसको 100% यकीन था कि अवामी राय हर सूरत अपनी जगह बनाएगी। कोई तज्जिया, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई ऐसे लोग जो पाकिस्तान की सियासत पर नज़र रखते हैं, कोई शख्स ये बात मानने पर तैयार नहीं था। लेकिन जो लोग ग्राउंड पर मौजूद थे उन्हें 100% यकीन था कि पाकिस्तानी कौम अब बिरयानी की प्लेट की बजाय, गली नाली के लालच की बजाय, वो जो तमाम इन्होंने लोगों को अट्रैक्शंस दी उनकी बजाय अपनी खुद मुख्तारी के लिए वोट देंगे। और आप देख लें कि किस तरह से वोट कास्ट हुआ और 100% ये इन तमाम वोट्स में 10 से 15 हज़ार वोट्स इनके तमाम कैंडिडेट्स को डाला गया। आप बिलीव करें इस तरह का माहौल हमने आज तक किसी बाई इलेक्शन में नहीं देखा कि एक एक कैंडिडेट के साथ 500 लोगों का स्क्वाड था उसको प्रोटोकॉल देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और आम आदमी को यह एहसास दिलाने के लिए जी हुकूमती सरपरस्ती में इस कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ना है तो इसने अल्टीमेटली जीतना है। पुलिस, पंजाब पुलिस, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, तमाम कमिश्नर्स सारे इसी काम पर लगे हुए थे। बल्कि हमें मुल्तान में तो अपील करनी पड़ी मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि पूरा शहर इन बारिशों के बाद ये जो प्री मानसून हुई
पूरा मुल्तान शहर गटर का मंजर पेश कर रहा था। लेकिन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को हुक्म था कि आपने PP 217 और बैने पंजाब के इन तमाम हलकों में आपने सिर्फ इन्हीं को देखना है। लोड शेडिंग खत्म की गई इन हलकों में, यहाँ गैस की फरहमी को यकीनी बनाया गया, यहाँ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को यह हुक्म था कि अगर आपने मतलूबा नताइज ना दिए तो फिर आप भुगतेंगे। लेकिन अवामी प्रेशर इतना ज्यादा था, लोगों में जोश और जज्बा इतना ज्यादा था, लोग किसी भी तज्जिए पर, किसी भी तबसरे पर, चूंकि मैं तो उस वक्त टीवी नहीं देख रहा था, हम तो ग्राउंड पर थे, कई लोगों ने बताया कि 4 बजे तक पाकिस्तान के 1-2 चैनल्स को छोड़कर कोई तज्जिया निगार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 या 4 से ज्यादा नशिस्तें देने पर तैयार नहीं था। सारे माहिरीन फरमाते थे जी बहुत ज्यादा इनको टेक्निक आती है इलेक्शन की, और ये 11-12 जमाते हैं, इनको बड़ा इनका जोर है। था भी ऐसा ही, लेकिन अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ताकत रखती है। अल्लाह की ज़ात ने इस पाकिस्तान को 27 रमज़ान मुबारक को हमें तोहफा दिया था, बड़े सगीर के लोगों को। ये इसलिए नहीं था कि चंद खानदान इसका खिलवाड़ करें और इसको अपनी 3rd जनरेशन के लिए एक प्ले ग्राउंड फराहम कर दें, आए जी मौजे लूटें यहाँ पर। सर, तमाम प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 नशिस्तें हासिल कर ली, यकीनन बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये जो सबूत की जो मैं बात कर रही हूँ कि इमरान खान साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है इसलिए बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया जाता है इमरान खान की जानिब से। अगर वो सबूत फराहम नहीं करते तो फिर आपके मुखालिफिन की बात ठीक लगने लगती है। देखिए, हमारे मुखालिफिन की तमाम बातें पाकिस्तान की अवाम ने अपने हक के राय के इस्तेमाल से उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको खुद अर्ज कर रहा हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से चीज़ों को वॉच किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप वहाँ इस तरह के लोग तैनात किए गए, इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को ड्यूटीज दी गई जिनको आइडिया था कि यहाँ किस पार्टी का वोट पोल हो रहा है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पोल जिस बूथ पे ज्यादा था उसको स्लो कर दिया गया। हमें अपने एडवोकेट्स को हरकत में लाना पड़ा, बतौर रुकन असेंबली हमें बार बार जाकर वहां जिद बहस करनी पड़ी। और हमारी कोशिश ये भी थी कि किसी भी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। हमें 100% यकीन था कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के बयानिए को हर सूरत वोट देगी। पाकिस्तान की अवाम महंगाई के नाम पर आने वाली इस नौटंकी को हर सूरत बंद करेगी। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के वसाइल को लूटने वाले इन लोगों को जो कहते थे जी चाय की प्याली एक कम कर दें, एक रोटी को 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, आप महंगाई का मुकाबला इसी तरह से कर सकते हैं। आज लोगों ने देखा कि मुल्क डूब रहा है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, डॉलर 222 का हो गया, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है, और ये सारे लाहौर में बैठ के मुर्गे मुसल्लम उड़ा रहे हैं। इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तानी कौम इनके बारे में क्या सोच रही है। ये तमाम जो सियासत के अरस्तू हैं और मईशत के चैंपियंस थे जिन्होंने 3.5 साल गड़ा खोदा महंगाई का, ये खुद उसमें गिरे हैं। और मुझे यकीन करें, मैं जो ये सारा माहौल देख रहा हूं तो मुझे अर्ली 80s याद आता है। नहीं सर, समझिए 3.5 साल इन्होंने गड़ा खोदा महंगाई का, इन्होंने पूरी कौम को। लेकिन हुकूमत तो हम लोगों की थी नहीं, देखें, हमारी हुकूमत ने तो कोरोना जैसे चैलेंज का मुकाबला किया। हमारी हुकूमत पाकिस्तान को उन मुल्कों में शामिल करने में अल्लाह के फजल से कामयाब हुई जहां नॉर्मल जिंदगी सबसे पहले बहाल हुई। हमारी हुकूमत ने पनागाहें, हमारी हुकूमत ने लंगर खाने, हमारी हुकूमत ने सेहत कार्ड, हमारी हुकूमत ने हर उस गरीब को जो हमेशा इग्नोर्ड रहा, पॉलिटिकल बेसिस पर नहीं, कत्तन बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी उसको सपोर्ट किया। हमारी हुकूमत ने तो पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनका ट्रस्ट डेवलप किया। हमारी हुकूमत ने तो इस मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, इस मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट किया। हमारे दौर के आगे बढ़ती हूँ। सदीकुल फारूक साहब, सर आप सुन रहे हैं नदीम कुरैशी साहब की बात। सर, अब जो ख़ास तौर पर इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद हम ज़्यादा देख रहे हैं कि जो हुकूमती जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें, उनकी जानिब से बार बार अब फ़ॉरेन फंडिंग का मामला जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ना दबाव डाला जा रहा है, या फिर इलेक्शन कमीशन से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है वो जल्दी से आ जाए सामने और जल्द से जल्द करना चाहिए। तो सर, इसकी वजह क्या है और क्या हुकूमत को इतना यकीन है कि ये फैसला PTI के खिलाफ ही आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा यूसुफ साहिबा। 100 से ज़्यादा इल्तिवा हासिल किए इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस में। कई वकला बदले, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और मिन्नतें तरले कि ये जो फलां केसेस और अकाउंट्स हैं वो खुफिया रखे जाएं, वो आम ना किए जाएं, पब्लिक ना किए जाएं। अगर इनके मामलात शफाफ होते तो ये उनको खुफिया रखने की दरख्वास्तें क्यों करते फिरते? नंबर 1। नंबर 2, इनके वकील ने एतराफ़ किया है इलेक्शन कमीशन में 8 साल के बाद
कि 8वें साल कि जनाब हाँ ये अकाउंट्स में जो पैसे आए हैं ये वाकई दुरुस्त नहीं है। इसलिए यस करता हूं कि इनका अपना एतराफ काफी है। ये नतीजा अख्ज़ करने के लिए इनका अपना बार बार की मिन्नतें कि ये छुपाएं, इनको जाहिर न करें हमारे अकाउंट्स को, ये काफी है ये समझने के लिए और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि इनके मामलात जो हैं वो खराब हैं और ये फैसला इनके खिलाफ ही। दूसरी बात ये है, साथ हमारी बात करते हैं, इनके फैसलाबाद से जो रुकन हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ शिकायत की। इनकी शिकायत इनके अपने बानी रुकन ने की, 8 साल तक लटकता रहा। उन्होंने जवाब में जो बात की और जब सवालनामा दिया इलेक्शन कमीशन ने तो जो जवाब दिया उसमें कोई सबूत नहीं दिया। ये अगर आप कल परसों तरसों प्रोग्राम करेंगी तो मैं आपके सामने, मेरे पास मौजूद है, यहाँ इस वक्त लाइट गई हुई है, मैं उसको फाइल को उठा के नहीं ला सकता, तो मैं आपके सामने रख दूंगा कि इनके अपने रुकन ने जवाब क्या दिया है और हमने जो अपना हिसाब था तमाम चंदे का वो पेश कर दिया। सर मैं केस के मेरिट की तो बात नहीं कर रही, ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि किसने क्या जवाब दिया या कौन बेहतर तरीके से। सर मैं ये बात कर रही हूँ कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। आप ज़िमनी इंतखाबात हारने के बाद फौरन फंडिंग का मामला जो है उसके ऊपर बार बार बात की जा रही है, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, नेशनल मीडिया के ऊपर भी ये बार बार बात की जा रही है। लगता है ऐसा है कि अब हुकूमत के पास और कोई चीज बची नहीं है बात करने के लिए, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जिस चीज को 8 साल हो गए हों, फैसला महफूज रखे हुए भी 10-12 दिन हो गए हों, उसका ये मुतालबा करना कि आप ये फैसला अनाउंस कर दें, तो ये तो कोई गलत बात तो नहीं है ना। फैसला महफूज हुआ। दूसरी बात ये है, ये जो बहुत सी बातें मेरे दोस्त ने की कि जी वो चाय की एक प्याली, तो किसने कहा था कि एक वक्त रोटी खाएं एक वक्त ना खाएं? ये पीटीआई का ही वजीर था ना। किसने कहा था कि जनाब अली ये जो अपना गीजर है इसकी अयाशी बंद कर दें, गर्म पानी से ना नहाया करें? ये इनके वजीर ने कहा था, हमने तो नहीं कहा। लेकिन अपनी चीजें जो है भूल के वो चाय की एक प्याली की बात करते हैं। तो अब मैं इस बात आता हूं कि ये हम डस्का वाले लोग नहीं हैं, जिसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। हमने ये कहा था मुदाखलत नहीं होगी, हमने ये सख्त तक किया कि रेंजर्स के साथ साथ फौज को भी बुला के रखा ताकि किसी में ये हिम्मत ना हो कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हम कामयाब हुए। सदीकुल फारूक साहब, आप वैसे तवक्को कर रहे थे इन्हीं नताइज की ज़िमनी इलेक्शन के? बिल्कुल हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन उसमें बात ये हुई कि ये जो हमने टिकट दिए थे, जो साबिका पीटीआई के दोस्त थे हमारे, उनको बतौर उम्मीदवार हमारी पार्टी की बड़ी तादाद ने वोटर्स ने तस्लीम नहीं किया। ये बात बिल्कुल सामने, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी रह गई बात वो जी कमिश्नर ये किया और कमिश्नर ने वो किया और फलां किया। कमिश्नर वगैरह ये करते तो फिर यहाँ सारे ही डस्का वाले वाकयात होते। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया के जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर थे उन्होंने भी ये कह दिया, अपने की रिपोर्ट पढ़ ले। सही, ठीक हो गया। जो कुछ किया सो किया, फासिल की रिपोर्ट पढ़ ले। लीग नून ने कुछ नहीं किया और इंतखाबात बिल्कुल। सदीकुल फारूक साहब, मैं जरा बढ़ती हूँ बरेलवी साहब की तरफ। बरेलवी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। हमने हमेशा देखा या जितने इलेक्शन मैंने देखे हैं अभी तक कि हारने वाली जो पार्टी होती है उसकी तरफ से धांधली के इल्जामात होते हैं, जीतने वाली कहती है ये बड़े साफ शफाफ हुए। अभी जो सिचुएशन है, जो जीतने वाली है वो कह रही है कि जी अभी भी धांधली हुई है, जो हारने वाली है वो नताइज को तस्लीम कर रही है। आयशा, एक तो आपने सिद्दीकुल फारूक साहब को बुला लिया, कोई नया नौजायदा जो ब्रिगेड का कोई नून लीग का होता तो मैं बात करता ज्यादा। ये वो लोग हैं कि जब नवाज शरीफ साहब के पास मुशर्रफ के सख्त दौर में कोई नहीं होता था, एक सिद्दीकुल फारूक होते थे। 1 साल इन्हें अगवा रखा और सॉरी टू से मुझे अफसोस होता है कि शरीफ हों या जरदारी हों, ये सिद्दीकुल मलिक साहब के फारूक साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, ना इनको सेनेट ना सूबाई ना कुछ और ये उसके बावजूद कमिटमेंट के साथ डटे हुए हैं। और ये फिर इन पार्टियों के साथ यही होता है। इसी तरह नदीम कुरैशी साहब को आपने बुला लिया, भी एक शरीफ आदमी है। ये कोई ये जो नए आ गए, मैं नाम नहीं लूंगा शहबाज अब्बास कोई और का। तो पहली बात ये जरा मेरे लिए मुश्किल है कि मैं पीटीआई और नून लीग की कम से कम इन लोगों की मौजूदगी में गुफ्तगू करूं। अब आप जो बात करिए, देखें, एक तो मैं
ये भी आपको बताता चलूं, मेरे उस्ताद होते थे निसार उस्मानी, शायद फारूक साहब जानते हो। मैं तो इलेक्शन देखने लाहौर गया था और एक शब्द पहले गया था, और मैं जब जैसे ही जहां मैं ठहरा हुआ था, बल्कि बता दूं जिमखाना में, तो चाहे झाड़ू देने वाला हो, वेटर हो, रिसेप्शनिस्ट हो, ड्राइवर हो, हर आदमी कह रहा था अगर धांधली नहीं हुई तो पीटीआई जीतेगी। लाहौर जो गढ़ था उनका, ये मैं नहीं कह रहा। देखें सिद्दीकुल फारूक साहब को पता है मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उसका, और ये के खिलाफ उन्होंने खुद कर लिया कि जी हमने गलत वोट दिए। अब अगर शरीफ खानदान या इनके जो खड़पेज ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा सभी इतने मासूम थे, उन्हें नहीं पता था कि 2018 में जो गढ़ी शाहू है या वो जो दीगर इलाके हैं, जेल रोड के लोग हैं जिन्होंने बल्ले के खिलाफ वोट दिया, आपने उन बल्लों को शेरों को गले में डाल दिया और वो शेर को वोट देंगे। इतने तो अब वोटर मासूम नहीं रहे। अब तो वोटर कम से कम शहरी लाहौर का इतना खंबे को वोट देने वाला नहीं। हमारे यहाँ भी होता था, अल्ताफ भाई को डालते थे खंबे, वो अब खंबों को लोग वोट नहीं डालते। और दूसरी बात ये, सिद्दीकुल फारूक साहब को और इनको जरदारी साहब को ये समझना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इनके यहाँ आपको याद नहीं है नून लीग काफ लीग कैसे बन गई थी। सिद्दीकुल फारूक साहब को तो पता है 183 की थी, 2/3 अक्सरियत थी, इनके साथ 16 रह गए थे, और फिर ऐसे ही बेनजीर जरदारी के साथ हुआ, तो फिर ये लॉ लाया गया था। ये इनके दौर में लाया गया था, इनके दौर में मिसाक हुई थी कि जो मुनहरिफ होंगे उनको हम पार्टी डिसीटेड करेंगे, तो इन्हें खुश होना चाहिए था। उल्टा सिद्दीकुल फारूक साहब की पार्टी ने उन बल्लों के गले में शेरों के हार डाल दिए जो मुनहरिफ हुए थे। अब कहते हैं जी बड़ी गलती हुई, वोटर क्यों निकलता भाई? सिद्दीकुल फारूक साहब, नदीम कुरैशी साहब, क्यों निकलता वोट? शेर वाला जो है बल्ले को वोट डालने। एक तो बात ये हुई। दूसरा ये जो अभी आज याद आया है प्राइम मिनिस्टर को अदालतों का, सॉरी टू से, माजरत के साथ, कम से कम सिद्दीकुल फारूक साहब को माइनस करता हूं, इनको अदालतों के बारे में कभी गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। इन्हें फौजियों इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये सॉरी टू से, जब मियां साहब 2/3 अक्सरियत के बाद निकल के आए और तो इन्होंने तय कर लिया था कि साडा जज के साडा सदर के साडा फौज, और हुआ ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला हम भूल गए। सुप्रीम कोर्ट पर हमले के बाद ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको वीडियो दिखा दूं, सॉरी टू से, मैं कोई उनके नहीं कर रहा, हमला बकायदा लाहौर से बसें भर के गई थी सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद। बाद में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने माइक्रोफोन पे कहा तुसी काम अपना कर लिया, नान और कीमा खा के जाना वापस। ये तो किया उन्होंने। मुशर्रफ को किस तरह लाए? टेलीफोन कॉल ही नहीं था, टेलीफोन कॉल तीसरा नंबर था, भी तो याद होगी ना आपको, टेलीफोन कॉल जो तीसरा नंबर था जी, मुशर्रफ साहब का तीसरा नंबर था। अली कुली खान को बनना था आर्मी चीफ, वो समझते रहे ये दिल्ली वाला है, ये बेचारा क्या बोलेगा, इसको वो हल्का ही नहीं है, उसको बना के इन्होंने आर्मी चीफ बना दिया। फिर उसको निकाला जिस तरह, बम को लात मार दी। फिर क्या हुआ? तो मकसद ये है कि सॉरी टू से इन पार्टियों ने माजी से नहीं सीखा, और इसलिए नहीं सीखा कि उनके मुशीर जो है ना वो सिद्दीकुल फारूक नहीं है, उनके मुशीर वो लोग हैं जो अमेरिका से आए हुए, जिन्हें चंद दिन नहीं होते इन्हें सेनेटर बना देते हैं, वजीर बना देते हैं। पार्टियों में पहले कदर होती थी, चाहे भुट्टो की पार्टी थी या नवाज शरीफ की पार्टी थी, ये मरियम बीबी की और बिलावल की पार्टी है। सर पीटीआई को मुख्तलिफ देखते हैं आप? पीटीआई को मुख्तलिफ देखते हैं या वो भी इसी रविश पर चल रही है? सुन लीजिए, पीटीआई जिस तरीके से इमरान खान को जब 20 लोग छोड़ गए थे, जब 26 राजा रियाज ने कहा था ना, बड़ा एंजॉय किया होगा सिद्दीकुल फारूक नदीम कुरैशी ने, कि राजा रियाज ये कह रहे थे वो जी 26 तो आ चुके हैं सेंट हाउस, वो नून लीग के बाद सीटें नहीं है, वरना और भी आने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर लॉस कर चुके थे गवर्नमेंट, उन्हें उस दिन रिजाइन देना चाहिए था। उनको एक 2-2, 4-4 वोटों के लिए एमपीएम बापों के पास वोटों नहीं जाना था बैगर बन के, वो हार चुके थे, वो लूज कर चुके थे अपनी मेजोरिटी। और फिर उन्होंने देखा, और इवन ये कि रात 12 बजे तक वो एक कॉल का इंतजार करते रहे पेशावर की, एक कॉल का इंतजार करते रहे कि वो बचा लेगी, कॉल ने नहीं बचाया, कॉलें नहीं बचाती। ये जो 2 महीने इमरान खान ने डटकर इस्टेब्लिशमेंट हुआ, पार्टी के खिलाफ स्टैंड लिया, और खास तौर पर जो सराय की बेल्ट में रिजल्ट आया, वो उनकी जेन्युइन मेहनत थी, जेन्युइन सपोर्ट थी, उनका बयानिया था। और मुझे खुशी है कि मरियम नवाज ने और उनकी लीगी क़यादत ने उसी रात तस्लीम अपनी शिकस्त की। अब जो बातें कर रहे हैं ये राना सनाउल्लाह लोग कि हम 5 गायब कर लेंगे,
राणा साहब इसलिए कहते हैं कि क्योंकि मुशर्रफ के दौर में गायब हो चुके हैं, तो उन्हें पता है कि लोगों को किस तरह गायब किया जाता है। कैसे गायब कर लेंगे आप? सर ये गायब करने की, यानी कि ये गायब करने की रिवायात जो है हमारे मुल्क में कभी भी खत्म नहीं होगी। एक चीज का जवाब दे दीजिएगा रेलवे साहब, फिर ब्रेक की तरफ जाना है सर, ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन एक बात का जवाब दे दीजिएगा। मुझे मत करें, मुझे लगता है कोई भी खुश नहीं होगा, ना नदीम कुरैशी खुश होंगे ना सिद्दीकुल फारूक खुश होंगे, यानी इनकी पार्टियां। सही, ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया, बार बार मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू के साथ आगे बढ़ाएंगे जी। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग के मामले की, और हुकूमत जो है बार बार इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रही है कि इस केस का फैसला जल्द आना चाहिए। नदीम कुरैशी साहब, सर अब क्योंकि वज़ीर आज़म की जानिब से भी बार बार ये कहा जा रहा है, बाकी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके हमरा दूसरे जो बैठे हुए थे रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, वो भी कह रहे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग का मामला 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आ जाना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है आ जाना चाहिए, इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सर लेकिन अगर PTI के ख़िलाफ़ आ जाता है ये फैसला, तो फिर क्या ऑप्शन है PTI के पास? देखिए मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ आपको। एक तो हमारे देखने वाले लोगों को केल में होना चाहिए, फॉरेन फंडिंग किसको कहते हैं? ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग वो होती है कि कोई और रियासत आपके रियासत में इन्वेस्टमेंट करे अपने मफादात को फुलफिल करने के लिए। यहाँ आज मैंने देखा कि 6:51 से लेकर और 7:30 बजे के करीब मरियम नवाज साहबा से लेकर और उनके जितने माइंडसेट के इंटेलेक्चुअल्स हैं, टीवी एंकर्स हैं और जर्नलिस्ट हैं, उन सब का कोई 2-2, 3-3 मिनट के वक्फे के साथ उनकी ट्वीट्स आई, जिनका सबका एक ही मुतालबा था कि जी फॉरेन फंडिंग, जिसको वो फॉरेन फंडिंग कहते हैं, हम उसे ममनुआ फंडिंग कहते हैं। और मुझे 100% यकीन है कि इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी। इनको अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि ये तायब होते, राना सनाउल्लाह साहब माफ़ी मांगते कौम से कि मैंने 23 मई की रात को पंजाब में जो आम पॉलिटिकल वर्कर पर तशद्दुद किया, जिस तरह मैंने 25 मई की सुबह इस्लामाबाद में ख़वातीन पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे आंसू गैस की शेलिंग करवाई, पंजाब भर में हज़ारों FIRs हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप, प्रोविंशियल लीडरशिप, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन काउंसिल के लेवल पर जिस तरह से निहत्ते वर्कर्स को मौत की चक्कियों में रखा गया, मैं समझता था राना सनाउल्लाह एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो माफ़ी मांगेंगे। लेकिन वो भट धर्मी की बजाय आज फरमाते हैं कि जी इनके 5-7 लोग गायब भी हो सकते हैं। आप अंदाजा करें, क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए? अगर आज हम मुतालबा करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि आपकी मौजूदगी में डिजिटल मीडिया के इस दौर में एक शख्स इतना, ये बहुत बड़ा थ्रेट है कि आप किसी के अगवा करने का मंसूबा बना रहे हैं। आप लोगों को, अभी आपने 20 लोगों का पॉलिटिकल फ्यूचर किल किया, आपने उनको वर्गलाया, आपने उनको प्रोवोक किया, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आज आप उन्हें टिकट देकर कहते हैं जी हमने नोटों को टिकटें दी थी, आवाम ने वोट नहीं किया। काश वो जो 20 MNAs बैठे ना, राजा रियाज और वो तमाम लोग जो वहां बड़ी महफिलें एंजॉय कर रहे थे सिंध हाउस में, माजी का छांगा मांगा और आज का सिंध हाउस, काश वो भी सुने कि इनकी राय आज उनके बारे में क्या है। वो अहमद हसन ढेर साहब और आलम खान साहब और बड़े बड़े जो जफादरी हमारे लीडर बने फिरते हैं, आज ये उनको लोटा कहकर उनको टिकट देने से भी भाग रहे हैं। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 100% इस बात का यकीन है, अब जो भी डिसीजन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लेकर आएंगे वो इमरान खान के हक में जाएगा। पाकिस्तानी अवाम को इस बात का यकीन हो गया। और मैं ग्राउंड का आदमी, सर ये इन सब चीजों को देखते हुए फिर भी अगर ये 5 से 6 आपके MPs तोड़ लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे पंजाब में? ये अपनी खैर मनाए, ये अपनी खैर मनाए, अपने अरकान असेंबली को रोकें। सर पहले भी अदम एतमाद से पहले भी आप इसी तरह की बातें करते थे, आप लोग और PTI के लोग, कि हमारे लोग कहीं नहीं जा रहे, फिर देखे ना क्या हुआ था। देखें आप अभी भी इजी तो नहीं ले रहे इस जीत के बाद? आयशा मैं कर्ज कर दूं आपको, मैं समझता हूं मुझ जैसे एक पॉलिटिकल वर्कर का बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है। आप यकीन करें जिस तरह से मैं डिस्ट्रिक्ट्स में और बिलखुसूस उन जगहों पर जहां इलेक्शन थे, मैं भी खुद इलेक्शन लड़कर असेंबली का हिस्सा बना हूं, मैंने वहां जो माहौल देखा, यकीन करें गवर्नमेंट के कैंडिडेट इस तरह थे जैसे कोई वायसराय हिंद आया हुआ है। उनको वो स्क्वाड था, उनको एलीट पुलिस, स्पेशल ब्रांच और वो तमाम एजेंसीज जो उनको प्रोटेक्ट कर सकती थी और जो लोगों को मुतासिर कर सकती थी। इसके साथ साथ इनकी मर्जी के तमाम आरओज, तमाम पोलिंग स्टाफ, और
हमारे पोलिंग कैंप्स कहते थे जी 400 मीटर के फासले पे लगाएं। हमारे लोगों को कहते थे मोबाइल लेकर आपने अंदर नहीं जाना। मतलब तमाम कायदे कानून ज़ाब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए थे। और मैं यकीन करें, मैं समझता हूं पाकिस्तानी कौम ने ये 74 साल की तारीख में पहली बार एंटी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन लड़ा गया है, एंटी गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ा गया है, रियासती जबर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा गया है। ये मीडिया हाउसेस की मैं राय जब देख रहा था और मुझे लोगों ने बताया, बाद में क्लिप्स आए, आज वो सब लोग कल से कोई कहता है जी लोटों को टिकटें दी, कोई कहते हैं जी नवाज शरीफ इस हक में नहीं थे गवर्नमेंट ने, कोई कहते हैं जी मरियम साहबा कहती है जी मैंने अकेले कैंपेन करनी थी। भाई आप लोगों को पंजाब के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, आज ये इंतखाब से क्यों भागते हैं? ये तो 4 माह पहले कहते थे जी ये सारी सिलेक्टेड असेंबलीज है। वो कहते हैं ना कि हम इमरान खान साहब की शराइत पर या उनके कहने पर क्यों इलेक्शन कराएं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर ये जो अभी नदीम कुरैशी साहब ने बात की और ये सुबह से चल ही रहा है, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब की जो बात है कि 5 लोगों को गायब करना, सर ये आपको मुनासिब बात लगती है नेशनल टेलीविजन के ऊपर आकर, या वैसे भी इस तरह की बातें करना? जी मैं बराह रास्त का जवाब देता हूँ, दूर नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग का लीडर ये कहे कि बजट पास कराने के लिए एजेंसियों की मिन्नतें करके तो मैं अपनी पार्टी के MNA जमा करता था, वो इलेक्शन में भी जिन्होंने 95% फॉर्म 45 पर दस्तखत ना हुए हों और रिपोर्टिंग सिस्टम बिठा के तो उनको वज़ीर आज़म बना, वो उन्हें ये बात कहती जेब नहीं लगती कि वो भी ये बातें करें। नंबर 1। नंबर 2, राना सनाउल्लाह साहब से उन्होंने कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब पर 15 किलो हेरोइन डालने वालों, अपने साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का बयान तो पढ़ लो ना, जिन्हें कहा कि ये केस जब काबीना में आया तो मैंने मुखालफत की कि ये गलत केस है भाई, क्यों बना रहे हो? जवाब मुझे लीजिएगा इसका। फांसी पे चढ़ाने का प्रोग्राम बनाने वाला इमरान खान और उनका कारकुन नदीम कुरैशी मेरा भाई, ये माफी ना मांगे, वो माफी मांगे। अच्छा, गायब हो जाना और गायब करना, मैं कहता हूं कि चले ये लफ्ज उन्होंने जल्दी में इस्तेमाल किया। सर ये जो आपने ये राना सनाउल्लाह साहब की बात की है, उनके ऊपर जो ड्रग्स की बात की है, हेरोइन डालने की, सर आप जरा इसकी तहकीकात तो करवाइए ना। आप अपनी जो कायदीन है उनसे कहें कि इसकी तहकीकात करें, कौन मुलव्विस था, किसने किया। अगर एतराफ कर लिया फवाद चौधरी साहब ने तो उनको पकड़े जिन्होंने करवाया ये सब कुछ। है कि वो तहकीकात भी हो रही हैं, वो सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ खत भी लिखा गया आर्मी चीफ साहब को, ये कोई ऐसे नहीं पड़ा हुआ। लेकिन अगर राणा साहब ने 5 अरकान का गायब होना कहा है, अगवा किया जाना नहीं कहा, मैं इन चीजों का हामी नहीं हूं, लेकिन अगर आज खुद इनके कुछ लोग ना आए तो उसमें मैं कसूरवार हूं। बहरहाल ये बात अपनी जगह पे। सर बात ये है ना कि आप लोगों को कैसे पता हो कि इनके लोग नहीं आएंगे 5, और वो भी 5 जितने आपको जरूरत है। मैं 2 बातें रिकॉर्ड पे दुरुस्त कर दूं। मुजाहिद बरेलवी साहब की मुझे उनकी बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत है। वो गालिबन जब रॉयल टीवी पे बहुत बड़ा एंकर थे बड़े, और उस वक्त वो रॉयल टीवी बड़ा अच्छे प्रोग्राम करते थे। और एक दफा एक प्रोग्राम जब मैंने तनकीद की परवेज मुशर्रफ पर, तो जो देखने वाले थे और सुनने वाले, उन्होंने कहा कि सिद्दीकुल फारूक अभी निकलेगा टीवी स्टेशन से, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस हद तक। लेकिन मैं ये कहूं, अली कुली खान के बारे में कहा कि जब जहांगीर करामत साहब जो हैं, उनका मामला कुछ चला कि उन्होंने एक गलत मशवरा दिया और उस पर फिर वजीर आजम साहब ने उनसे पूछा कि यह आपने क्यों दिया है, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। उस वक्त अली कुली खान उनके पास चले गए और उनको बार बार जोर देकर कहा कि आप टेक ओवर करें, मार्शल लॉ लगाएं, हम आपके साथ हैं। ये वो चीज थी जिसकी वजह से अली कुली खान को उसके बाद आर्मी चीफ नहीं बनाया गया। बाकी नवाज शरीफ साहब जिसे भी बनाते, वो जो प्रोग्राम कहीं और होता है उस पर अमल दरामद कोई और कराने वाला था, वो करते हैं। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि ये चीजें जो हैं ये तारीख भी हैं, उनसे हमें सबक सीखना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी तो कहा ना कि मैं इसीलिए तो फलां जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसको नहीं छोड़ रहा था कि वो मेरी आंखें भी थे, वो मेरे कान भी थे और वो अदम एतमाद में मेरी मदद करते। ये भी तो इमरान खान ने रिकॉर्ड पर कहा, आप क्लिप चलाएं। इसलिए ये बहुत ही पाक दामनी के दावे ना करें, अपने गिरेबान में झांके। इनके लीडर ने कहा कि जनाब फौज, अदलिया और हुकूमत एक पेज पर है। ऐसी बात नहीं है भाई, खुदा का खौफ करो, ये बातें ठीक नहीं है। फाफिन की रिपोर्ट एक मरतबा फिर पढ़ो,
बाफिन की रिपोर्ट एक मरतबा फिर पढ़ो। बाकी नदीम कुरैशी साहब वर्कर हैं पूरी तरह से। और सर सदीकुल फारूक साहब, वैसे पीटीआई को भी सबक सीखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी जमातें हैं हमारी मुल्क की, उनको भी सबक सीखना चाहिए माजी से। इस बात पे भी इत्तेफाक करते हैं ना आप? इससे इत्तेफाक करते हैं? आयशा बेटा, हमने मिसाल कायम कर दी कि हमने रिजल्ट्स तस्लीम कर ली। बड़ी अच्छी बात है सर, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जमहूरी रिवायात जो है ना, इनका मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। बरेलवी साहब, हुकूमत कह रही है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और इमरान खान के कहने पर या उनकी शराइत के ऊपर हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, कि ये जो कहते जाएं हम वो मुतालबा मानते जाएं। अभी भी हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है, कोई जाल तो नहीं बिछ रहा इमरान खान के खिलाफ? एक तो आयशा, सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो कहे वो मेरी मेजबान जो होस्ट है ना उसकी रग फड़क रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि सिद्दीकुल फारूक साहब अनकंडीशनली शरीफों को या नदीम कुरैशी अनकंडीशनली इन लोगों को अब सपोर्ट स्क्रीनों पर करना ना करें। ये लोग डिसिप्लिन हमें आसानी है। इसीलिए मैंने कहा था कि अब जब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये जो 8 साल से आपने लटकाया हुआ है, वो भुट्टो को जो फांसी दी गई थी 50 साल पहले, आज कोई फैसला मानता है? और ये जो सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ था और जो मैंने शहबाज शरीफ का जिक्र किया, तो सिद्दीकुल फारूक साहब जैसे लोगों को तो इस पर माजरत माफी मांगनी चाहिए या नहीं, ये मुझे बता दीजिए। चले फिर मैं नदीम कुरैशी सवाल करूंगा। मांगी थी इस पे माफी, बल्कि साहब ने भी माजरत की थी, माजरत की थी। जी वो कह रहे हैं माफी मांगी थी हमने, माजरत की थी। मांगी नहीं, बाकायदा माइक पर कहा तुसी अब हम काम कर चुके हो, नान कीमा खा के जाओ, सजा होनी चाहिए थी। फिर अर्ज करूं, मैं उस दिन वजीर आजम साहब, अब मैं हल्फन बात कह रहा हूं, मैं वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में था। वजीर आजम साहब ने मुझे कहा जाके देखें फलां जो मेरे सेक्रेटरी हैं, वो कर्नल क्या नाम उनका, तो फौत हो गए हैं, वो तो कहीं नहीं वहां चले गए, वो अगर हैं तो उन्हें वापस शहबाज शरीफ गए थे। शहबाज शरीफ ने गाड़ी पर माइक्रोफोन हाथ में था उनके, आपका मैं दिखा दूं क्या वो तस्वीर? माइक्रोफोन हाथ में था, गाड़ी पे ऊपर खड़े हुए थे, कह रहे थे तुसी काम कर लिया अपना हमले का, अब जाके कीमा और वो खाओ नान। मैं तो वजीर आजम जी बात कह के मैं वहां आया। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात, भाई की बात कर रहा हूँ, बड़े भाई की बात, बड़े भाई की लोग मानते हैं ना शहबाज शरीफ। हो सकता है आजकल नहीं मान रहे हो, लोग कह रहे हैं शायद आजकल नहीं मान रहे, इसीलिए जावेद लतीफ को कहना पड़ा कि नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया और हुकूमत हार गई। शहबाज शरीफ हार गए, नवाज शरीफ जीत गए। बिल्कुल। जावेद लतीफ साहब ने, सिद्दीकुल फारूक साहब यही कहा है ना जावेद लतीफ साहब ने, और ये भी कहा है कि इमरान खान ने हमारा जो नजरिया था या नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहिबा का जो नजरिया था या जो उनका बयानिया था, उसको लेके वो जीते हैं। ये तो उन्होंने ही कहा है, आपके ही पार्टी लीडर ने। पहली बात, अब मेरे जवाब सुन ले बराए करम, आपने बड़ी सख्त बातें कर दी हैं मेरी लीडरशिप के हवाले से। देखें फैसला उन्होंने करना है, उन्होंने मुझे दिल पे ना ले सिद्दीक साहब, आप दिल पे ना ले, आपके लिए नहीं, आपके लिए एहतराम है। चले उनकी बात भी सुन लेते ना बरेलवी साहब। जी सिद्दीकुल फारूक साहब। का चेयरमैन लगाया, अवैक्यू ट्रस्ट में गया तो 25 करोड़ के लॉस में था, मैं 6 बिलियन सरप्लस कर दिया उसको, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम किया। उन्होंने मुझे आखिर असाइनमेंट दी ना। अब अगर लीडरशिप मेरी नहीं समझती मुझे किसी और स्लॉट के काबिल, तो ये उनका फैसला है, मैं तो कमिटेड हूं। दूसरी बात ये है, जावेद लतीफ साहब का ये कहना कि नवाज शरीफ साहब का जो उसूल था, उन्होंने 9-10 अप्रैल को 11 अप्रैल को ये कहा था कि आप इलेक्शन कराएं। फिर जब इत्तेहाद बैठा और मुतफिका फैसला किया तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है आपने मुतफिका फैसला किया, मेरा नुक्ता नजर वही है। तो जावेद लतीफ साहब ने उस नुक्ता नजर को सपोर्ट किया है। बाकी जावेद लतीफ साहब पार्टी के कोई तर्जुमान नहीं है, पार्टी की तर्जुमान मरियम है, और लेकिन उन्हें बात कहने की आजादी है। यानी शहबाज शरीफ साहब का नजरिया और है और नवाज शरीफ साहब का नजरिया और है, यही मतलब है ना इस बात का? नवाज शरीफ साहब का नजरिया वही है जो तमाम पीटीएम बैठा, पीपल्स पार्टी बैठी, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब का नहीं है। एक मुतफिका फार्मूला तय किया, उसको नवाज शरीफ साहब ने सपोर्ट कर दिया।
ठीक है, ठीक हो गया। चले बरेलवी साहब, सर ये बता दीजिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की भी हमने बात की कि उन्होंने सीखा या नहीं सीखा। सदीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि हमने तो सीखा है, ये इतनी हमारा तजर्बा मौजूद है। आपको लगता है कि इन्होंने सीखा और ये जो बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट की या एक पेज पर होने की, उससे ही आप सीख चुके हैं? जी मैं तो कोई सीखा है, इतने बड़े बड़ी शख्सियात हैं, इनके बारे में क्या सीखा। अब फंडिंग वाला मामला भाई, अब वो कहते हैं 4 फ्लैट हमारे पास, मरियम बीबी कहती है हमारे पास लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी फ्लैट नहीं है, हम ये भी तस्लीम कर लेते हैं। हम पैसों के बारे में चलो गुफ्तगू नहीं करते, मैं तो इसमें जाता ही नहीं। मैं तो नहीं समझता कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से, तारीख से कुछ सीखा हो। और उसका सबब यह है कि ये तीनों लीडर माशाल्लाह, चाहे इमरान खान हो, चाहे बिलावल साहब हो, चाहे इनकी मरियम भी हो, तारीख तो क्या, मुझे आई हैव डाउट कई पूरा अखबार ही पढ़ते होंगे। इनके सामने क्लिप लाए जाते हैं अखबारों के सिलेक्टिव, वो पढ़ते होंगे, वरना अगर किताबें और तारीख पढ़ रहे होते तो शायद इतनी हिमालय जैसी गलती नहीं करते। सिद्दीकुल फारूक की बड़ाई है, और या मैं अभी भी कहता हूँ, लेकिन मैंने देखा ना कि ये हुए तो इन्होंने नहीं सीखा। अगर सीखते होते तो अपने, देखें आदमी पहचाना जाता है, लोग कहते हैं नाजिया अपने दोस्तों से, अपने मुशीरों से, कि मुशीर और दोस्त हैं जो मरवाते हैं इनको। इमरान खान को भी उनके वो जो ओन चौधरी और जो जहांगीर तरीन और कौन थे, और जो कहते थे मेरे हेलीकॉप्टर ने जिताया मरवाया, इसी तरह इनके भी जो ये जो ये मलिक, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मेरी वो अच्छा नहीं लगता मेरे लिए, तो बड़े काबिल एहतराम साथी हैं ये जो जावेद लतीफ और या जो मलिक के या जो है, यही तो मरवाते हैं। वो तो बेचारे देखिए प्राइम मिनिस्टर हुआ, चीफ मिनिस्टर हुआ, गार्डेड होता है, पावर, मैं तो पावर कॉरिडोर में नहीं रहा, लेकिन इनके वजीर मुशीर, उनसे पहचाने जाती है क़यादत। बदकिस्मती से उन्हें सिद्दीकुल फारूक की जरूरत नहीं है, उन्हें जावेद लतीफ की और मुसद्दक मलक की और जो बाकी जो है राणा साहब जैसे, इनकी जरूरत है। इसी तरह नदीम कुरैशी की पार्टी को ओन चौधरी की जरूरत थी, इनकी पार्टी को जरूरत थी कोई जुल्फी बुखारी की, नाम भी लेता हूँ चलो, या वो जो आजकल ये बने हुए, जो मैंने कभी पता ही नहीं चला, जब मैं जाता था बनी गाला में तो मैंने तो कभी शहबाज गुल को देखा ही नहीं था। तो कहने का मकसद जो आप जो कह रहे हैं कि नहीं सीखा, नहीं सीखा, नहीं सीखा, तीनों की पार्टियों की लीडरशिप ने। अच्छा, चले अभी सीख लिया है नदीम, मैं आती हूँ सदीकुल फारूक साहब। नदीम कुरैशी साहब, अब सीख लिया है इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि नजरियाती लोग जो हैं वही मुश्किल वक्त में काम आए हैं? जी सदीकुल फारूक साहब, मैं सुनती हूँ, जरा नदीम कुरैशी साहब का जवाब ले लूं मैं, वो बड़ी देर से बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। जी अच्छा, मुझे लग रहा था आज आपने मुझे सीनियर सिटीजन की गुफ्तगू के लिए बिठाया हुआ है। एक तो मैं मुजाहिद बरेलवी साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका ये पंजाबी, जिस अंदाज में ये पंजाबी में बात कर रहे हैं। बहुत सारे पंजाबी के किस्से बरेलवी साहब मशहूर हैं पंजाब में, और ये आहिस्ता आहिस्ता मकाफात अमल ना जी अपना लोगों के सामने अपने जलवे दिखा रहा है। लेकिन मैं इन दोनों बुजुर्गों की मौजूदगी में, सदीकुल फारूक साहब ने बाल मेरी तरह स्याह किए हुए, लेकिन हैं ये भी बुजुर्ग, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि बरेलवी साहब और इनका फ़ायदा उठाते हुए 2 केसेस की मैं रिक्वेस्ट कर दूँ। आज पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, और 2008 से 13 तक भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, आज PMLN भी गवर्नमेंट में है। 2 केसेस एक कौम चाहती है कि उसके मुजरमों का पता चले, एक बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का, चूंकि ये हमेशा पीपल्स पार्टी ने आज तक शहादत के नाम पर लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया। अभी एक नया केस आ गया राना सनाउल्लाह साहब वाला, हेरोइन का। तो मैं भी चाहता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर के राना सनाउल्लाह साहब तो अब खुद उस इदारे को हेड कर रहे हैं। वो लोगों को गायब करने की बजाय मासूम निहत्ते बंदों पे, बच्चों पे, वर्कर्स पे तशद्दुद की प्लान करने की बजाय पंजाब पुलिस को अपने मकासद के लिए रजाकारा के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय, और सिर्फ मूछों को ताव देने की बजाय लोगों को बताएं कि ये मूछें रखने वाला ये ताकत भी रखता है कि अपने खिलाफ होने वाले केस को बता सकता है कि मेरे खिलाफ ये लोग मुजरिम थे, ये मुलजिम थे मेरे, इन्होंने मुझ पर नाजायज हेरोइन डाली। जुर्रत तो करे ना जी लोगों के सामने। ये गरीब पर, आम आदमी पर, निहत्ते पॉलिटिकल वर्कर पर जो अपने कायद की आइडियोलॉजी के साथ अटैच होता है, सिर्फ उसको गिरफ्तार करके डेथ सेल्स में डाल देना और खौफ से ये मूछों को ताव देना। देखे जी कहां गए वो धरने, वो लॉन्ग मार्च पीटीआई के। अब नजर आया पीटीआई का धरना, और बरेलवी साहब की खिदमत में अर्ज कर दूं, इन्होंने कहा जी सबक सीखा या नहीं सीखा। मैं सिर्फ एक चीज अर्ज कर दूं, बरेलवी साहब एक चीज अर्ज कर दूं, मैं बरेलवी साहब ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं मुल्तान में। एक बात मुकम्मल होने दे सर, बरेलवी साहब कंप्लीट होने दे, मैं आपकी तरफ आ जाती हूं। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं। सिर्फ मेरे वालिद की मुल्तान में एक लेगेसी है जिसके ग्राउंड पर मुझे मेरी पार्टी तहरीक इंसाफ ने गली से उठाकर रुकने असेंबली बना दिया।
अगर मैं पीएमएलएन में होता तो वहां मैं लोगों के भतीजे भांजे बेटों के नारे लगा रहा होता। इन्होंने तो ये तो जुर्रत नहीं कर सकते पंजाब में किसी शख्स को मेयर या डिप्टी मेयर अपने रुकने असेंबली के भाई बहन के नारा लगा दे। इमरान खान साहब ने भी तो गलतियां की ना, एक बात सुनिए, नजरियाती लोगों को छोड़कर दूसरों को आगे किया, उसका उन्होंने नतीजा भी भुगता है। अच्छा सुनिए आयशा, इससे बड़ा काम इमरान खान ने से अल्लाह पाक ने क्या लिया कि उन्होंने पाकिस्तान की 74 ईयर की हिस्ट्री में इतना बड़ा ये एक ब्रेक थ्रू किया है कि जमीर फरोशी को बंद कर दिया। छांगा मांगा से हम कैसी सुना करते थे, ये छांगा मांगा के लोग थे जी, ये सिंध हाउस के लोग हैं जी, ये पेट्रियट बनी है जी, ये अता मानिका की लीडरशिप में ग्रुप बन गया। इमरान खान ने उन सारे लोगों को इकट्ठा किया, कौम की अदालत में पेश किया। ये क्रेडिट कौम कभी नहीं भूलेगी। सर, जो क्रेडिट है वो है, लेकिन बेटरमेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ। क्या पीटीआई ने सबक सीख लिया है कि अपने नजरियाती लोगों को ही आगे रखना है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिन्होंने कुर्बानियां दी सियासत के लिए? बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप वो मुराद सईद हो, जरताज गुल हो, वो उस्मान बुज़दार हो, वो नदीम कुरैशी हो, कई नए चेहरे मुतारिफ करवाए जो आज हमाद अजहर हो, मैं कितने नाम लूं, कितने नाम लूं, डॉक्टर मुराद रास हो, मियां असलम, कितने फेसेस का नाम लूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुर्रत करके लोगों को दिए। कासिम सूरी हैं, अली मोहम्मद खान है, कहां से लोग आए हैं, इनकी कौन सी पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ये आपको वेटेज देना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात, बरेलवी साहब ने कई बार कहा सदीकुल फारूक साहब को कि सॉरी मैं करता हूं जी, बिल्कुल ना सॉरी करें सर, सॉरी ना करिए। 40 साल से इस कौम पर हुक्मरान है, अब ये 22 करोड़ लोगों को अपनी थर्ड जनरेशन का गुलाम बनाना चाहते हैं। इमरान खान ने इनकी गुलामी से आजाद की है। आप यकीन करें, हो सकता है इमरान खान 100% टारगेट अचीव ना कर सके, लेकिन उसने जो रोड मैप हमें दिया है इस कौम को, तारीख उसे हमेशा याद रखेगी। ये बहुत बड़ी बात है, कोई माने ना माने। इन 20 हल्कों में जो पाकिस्तानी अवाम ने हक राय दही इस्तेमाल किया, इसने पूरी कौम को एक नई ऑक्सीजन दी है कि हम ठीक हो सकते हैं। ठीक है कुरैशी साहब। बरेलवी साहब जी, सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? आयशा, मैंने और आपने तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को, जिन्हें लाखों ने करोड़ों लोग वोट देते हैं, सबके तो गरीबानों में हाथ डाल दिया। जरा अपने गरीबानों में हम लोग क्यों नहीं झांकते? आज आपके चैनल पार्टियां बन चुके हैं। कोई शक नहीं है सर, की आइडियोलॉजी होती थी, बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी नहीं होती थी, हमवार नहीं होते थे। आज इमरान खान 4 सहाफियों को नाम लेते हैं, शेर है, ये फना है, मुखालिफिन करते हैं। और यानी ये जो आपके कसील वशात अखबार और पता नहीं कौन का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल है, उन्होंने क्या करा अपने व्यूअर के साथ? बाकायदा बता रहे हैं कि 18 सीटें नून लीग को मिलेंगी। जैन खातून ने कहा, एक टे ने लिखा कि 16-17 में जितने मिलेंगी। एक साहब लाहौर में घूम के आए 11-10 में, ये हमारा काम है। मैं अभी लाहौर गया था, मैं नून लीग के पे भी गया तो लोगों ने मुझे वैसे ही वेलकम किया, शेरों ने, मैं उनके साथ गया। और मैं आपका शायद इल्म है, सिद्दीकुल फारूक साहब को मेरा बेनजीर भुट्टो साहब से लेकर नवाज शरीफ, मुशर्रफ, हर दौर में 20 साल में इस स्कीम पर सियासत की है। हम पार्टी नहीं बनते थे, लेकिन जो आपके चैनल पार्टियां बने, यकीन जीएनएन उसमें नहीं शामिल है, सबसे ज्यादा इन्होंने मिसगाइड किया है। आज यही वजह है कि अब एक चैनल वाला दूसरा अपनी डीएसएनजी खड़ी करके देखे तहरीक इंसाफ में, क्या करेंगे वो लोग? तो ये मैं आखिर में बात करना चाहता हूँ, हमें भी सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह से सर, मैं पूरी तरह से आपसे इत्तेफाक करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, अब तो ओपनली बात होती है सर कि ये, बल्कि पूछा जाता है आप किसको सपोर्ट करते हैं एज ए सहाफी, किसी को पूछना नहीं चाहिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? जल्दी से कर लीजिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया। अर्ज करूंगा कि जो नदीम कुरैशी साहब ने कहा, राना सनाउल्लाह ने उस वक्त के एंटी नारकोटिक्स के सरबरा मेजर जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिख दिया है कि इनके खिलाफ आप अपने आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करें। ये कहते हैं नाम नहीं लिया, नाम लेके उन्होंने खत लिखा है। दूसरी बात ये है, इन्होंने हमाद अजहर साहब का कहा, पढ़ा लिखा नौजवान है, जवान है, लेकिन वो मियां अजहर जिन्हें नवाज शरीफ साहब ने गवर्नर लगाया था पंजाब का, वो उनका बेटा है, वो आम आदमी नहीं है कि आप कहें आम कारकुन था। तीसरी बात यह है कि दूसरों की बड़ी बातें करते हैं, अपने लीडर की बात करें जिसने 98 में अपना काला धन जो था, काला धन हराम का पैसा सफेद कराया। देखिए सदीकुल फारूक साहब, आप देखिए, आप सदीक भी हैं और फारूक भी हैं, आपके मुंह से ऐसी लफ्ज अच्छे नहीं लगते, ऐसे नहीं लगते। सर टाइम अप हो गया, ऊपर हो गया टाइम। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन का इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।